ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, तो आज मैं लेकर आई हूँ कक्षा 8 का अध्याय 3 बस की यात्रा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। 5 मित्र मतलब होता है फ्रेंड, और तय करना मीन्स फिक्स किया। तो उन्होंने फिक्स किया कि वो इवनिंग 4 o'clock की बस से जाएंगे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। पन्ना और सतना जो है वो बिहार के 2 स्थानों के नाम है, प्लेस के नाम है। तो वहाँ की बस वो पकड़ते हैं जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। तो ट्रेन मिला देती है मीन्स आप इस बस से जाएंगे तो जब ट्रेन जबलपुर पहुंचती है उस टाइम पे आप उसको पकड़ सकते हैं। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। तो ये जो 4-5 मित्र जाते हैं, इनमें से 2 को क्या था, मॉर्निंग जाके जबलपुर में और अपने काम के ऊपर उनको प्रेजेंट देनी थी। हाजिर होना मतलब काम पे जाना था, तो इसीलिए उन्हें बस से जाना पड़ रहा था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। मीन्स जो लोग थोड़ा समझदार हैं, जिनमें ब्रेन है, वो इस बस से नहीं जाते। क्यों? क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। तो उनका क्वेश्चन था कि रास्ते में डाकू मिलते हैं क्या, थीफ मिलते हैं क्या, जिसके वजह से हमें डरना चाहिए। तो वो कहते हैं नहीं, ये बस जो है वो भी डाकू से कम नहीं है, ये डाकू से ज़्यादा ही है। अर्थात आप इस बस की हालत देख रहे हैं ना, बस कितनी टूटी फूटी है। तो इसका मतलब है बस इतनी पुरानी है, इतनी खटारा है कि ये कहीं पे भी ख़राब हो सकती है शाम के समय। तो आप जो सोच के चलते हैं कि शाम को जाएंगे और इससे जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़ लेंगे, वैसा होना संभव नहीं है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वायुवृद्ध थी। तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, क्यों उमड़ पड़ी? कि उसको देखा वो इतनी टूटी फूटी है, वायुवृद्ध एक लेडी से इसकी तुलना की हुई है। ये एक बूढ़ी लेडी की तरह, ये बहुत बूढ़ी, बहुत पुरानी थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। मीन्स वो सदियों के अनुभव के निशान, ये अतिशयोक्ति है कि बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली है, लेकिन उसको देख के पता चलता है कि वो बहुत पुरानी है। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी। उस पर सवार होकर कैसे हुआ जा सकता है? मतलब वो इतनी पुरानी है कि उसकी तो पूजा ही की जा सकती है, उसके ऊपर श्रद्धा आ सकती है, उसमें बैठने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी हाँ, और कैसे चलेगी? तो कंपनी का एक हिस्सेदार मीन्स एक पार्टनर जो है वो भी उनके साथ जा रहा है। तो वो उससे ये सब कुछ पूछते हैं। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? ऐसे वो लोग पूछते हैं फ्रेंड्स। हम आगा पीछा करने लगे, मतलब हम सोचने लगे कि जाएं कि नहीं जाएं। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। तो यहाँ पे भी उन्होंने एक बूढ़ी स्त्री से उसकी तुलना की है कि ये कोई नई नवेली न्यू बस नहीं है जिसके ऊपर हम विश्वास नहीं करें, सदियों से वर्षों से चल रही है, तो ये हमें ज़रूर हमारे ठिकाने तक लेके जाएगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फ़कीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। तो इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो लोग इस बस से जा रहे थे, उन लोगों को छोड़ने के लिए जो लोग आए थे, उनको भी यही खतरा था कि इस बस में बैठकर क्या ये लोग सही समय पर सही सलामत दूसरी जगह पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। कूच करना मतलब इस दुनिया से अलविदा होना, मर जाना। तो उसके लिए भी हमें एक निमित्त चाहिए। ऐसे उनके मन के अंदर थी कि सभी लोगों को एक दिन जाना है। तो इस बस के अंदर जो जा रहे हैं उनका कोई ठिकाना नहीं है कि वो पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे।
इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। तो क्या हुआ, जैसे ही बस स्टार्ट हुई तो क्या हुआ, पूरी बस क्योंकि पुरानी है तो वो खड़खड़ खड़खड़ करके हिलने लग गई और उसके कांच मीन्स उसके ऊपर जो ग्लास, विंडो पे ग्लास होते हैं, वो ग्लास जो है बहुत ही कम विंडोज़ पे थे, लेकिन जो विंडो पे थे उससे भी हमें बचना था कि इतना वाइब्रेशन हो रहा है उस बस में कि वो भी कभी भी टूट सकते हैं। तो अगर वो टूटेंगे और हम उनके पास बैठे हमें लग जाएगी, इसलिए हमें उनसे खिड़कियों से दूर खिसक के बैठना था। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह महात्मा गांधी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़ के बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता है कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो इस वाले पैराग्राफ में उस बस के लिए कहा है कि वो बस जो है इस तरह की है कि अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो गांधी जी का असहयोग आंदोलन में क्या था कि हमें अंग्रेज़ों का किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करना है और सभी लोगों को मिलकर उनकी अवज्ञा करनी है, उनकी कोई बात नहीं माननी है। तो ऐसा ही उस बस में बैठ के लग रहा था कि सीट जो है वो भी असहयोग आंदोलन कर रही हो जैसे, और जो बॉडी है वो भी उसके असहयोग आंदोलन, किसी भी चीज़ के अंदर तालमेल नहीं था। बस एकाएक रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी से पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नाली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नाली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। तो हर एक पैराग्राफ में डिफरेंट तरीके से आदमी से या ह्यूमन जो बॉडी है उससे तुलना की जा रही है बस की। तो इसके अंदर क्या हुआ, उसके इंजन के अंदर एक छेद हो गया है। छेद मतलब होल हो गया था। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकती है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिस पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार। झील दिखती तो सोचता कि बस इसमें गोता लगा जाएगी। तो इस तरह से लेखक के मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं एक्सीडेंट के लिए। एकाएक बस फिर रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार ने कहा, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी से वृक्षों की छाया के नीचे बस बड़ी दयनीय लग रही थी। मतलब अभी रात हो गई है और जो चांदनी है वो पेड़ों के ऊपर से आ रही है, जैसे कोई वृद्धा थककर बैठ गई। हमें ग्लानि हो रही थी, बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। प्राणांत मतलब अगर बस यहीं पे बिल्कुल ख़राब हो गई, चली ही नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे। बियाबान का मतलब होता है जहाँ पर कोई भी ह्यूमन ना हो। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। मीन्स जो बस है उसकी हेडलाइट जो है वो ख़राब होने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे। पुलिया मीन्स एक ब्रिज के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई, मतलब वो पंचर हो गया। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने इस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी
कि साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। तो इस तरह से वो क्या कर रहा है, एक व्यंग कर रहा है, उसके ऊपर जोक कर रहा है। किसके ऊपर? जो पार्टनर उनके साथ बैठकर सफ़र कर रहा है उसके ऊपर। दूसरा घिसा टायर लगातार लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और सीधे सीधे उस लोक को प्रणय कर जाना है। हम पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गया। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो अब क्या हुआ, उनको पता चल गया कि अभी ये बस जो है वो आराम से चलने वाली है, तो कोई टेंशन नहीं है। वो आराम से यहाँ पे बैठ गए, जैसे अपने घर के अंदर ही बैठते हैं। तो इसी के साथ आपका ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप प्लीज़ मेरे लिए एक कमेंट ज़रूर करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।